नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्या न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। काबुल के पास बड़ा धमाका एयरपोर्ट पर भी हुआ है। आपको बताते चले, गोलीबारी की गई है। राष्ट्रपति भवन के पास बड़ा धमाका हुआ है। बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। अफगानिस्तान से जुड़ी हुई आप तक पहुंचा रहे। अफगानिस्तान में तालिबान ने त्राहिमाम मचा रखा है। एयरपोर्ट पर गोलीबारी की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आर्या न्यूज के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं। राष्ट्रपति भवन के पास भी बड़ा धमाका किया गया है। और आपको बताते चले, अफगानिस्तान की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। कॉमर्शियल फ्लाइट्स को बंद कर दिया गया है। बड़ी खबर आर्या न्यूज के जरिए आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले, इस वक्त की बड़ी खबर आप सुन पा रहे हैं आर्या न्यूज के जरिए। काबुल के पास बड़ा धमाका किया गया है। काबुल के पास आपको बताते चले, मानना यह है कि तालिबान ने बड़ा धमाका किया है। एयरपोर्ट पर भी तालिबान की तरफ से धमाका किया गया। अफरा तफरी का माहौल फिलहाल के लिए अफगानिस्तान में बना हुआ है। लोग अपने घरों को छोड़कर पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आर्या न्यूज के जरिए आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। तो इस वक्त की एक और बड़ी खबर अफगानिस्तान से जुड़ी हुई आप तक पहुंचा देते हैं। तालिबान के प्रवक्ता का बड़ा बयान सामने आ चुका है। अब्दुल गनी बरादर का ऐलान है, इतनी आसानी से जीत मिलेगी सोचा ना था। कुछ दिनों में सामान्य हालात हो जाएंगे, किसी को देश छोड़ने की जरूरत नहीं है। तालिबान ने आश्वासन भी दिया है कि लड़कियों की पढ़ाई जो है वो जारी रहेगी। शरिया कानून अफगानिस्तान के नागरिकों को मानना ही पड़ेगा। तो आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले, तालिबान ने एक नया बयान जारी किया है। तालिबान ने सीधे तौर पर कहा है कि शरिया कानून तो मानना ही पड़ेगा किसी भी कीमत पर। अफगानिस्तान में जिन्हें रहना है उन्हें शरिया कानून मानना पड़ेगा। हालांकि लड़कियों की पढ़ाई जो माना जाता था कि तालिबान नहीं करने देना चाहता है, तो तालिबान ने कह दिया है कि लड़कियों की पढ़ाई जारी रहेगी और ऐसा हम आश्वासन देते हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि हैरान करने वाली बात यह है कि तालिबान ने भी यह कह दिया है कि हमें नहीं पता था कि इतनी आसानी से हमें जीत मिल जाएगी और तालिबान पर हमारा कब्जा हो जाएगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि लगभग 22 से 23 क्षेत्रों में अभी तालिबान का दबदबा है और तालिबान ने सीधे तौर पर अब राष्ट्रपति भवन को भी अपने कब्जे में कर लिया है। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति ने अपना देश छोड़ दिया है। कहां है कोई खोज खबर नहीं। चलिए खबरों की तरफ रुक करते हैं। अशरफ गनी ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने स्पुतनिक एजेंसी से बात करते हुए बताया है कि ऐसा खून खराबा रोकने के लिए किया गया है। इससे पहले आपको बताते चले, अशरफ गनी रविवार को देश छोड़कर चले गए थे। इसके साथ ही देशवासी और विदेशी भी युद्धग्रस्त देश से निकलने को प्रयासरत हैं, जो नए अफगानिस्तान के निर्माण के पश्चिमी देशों के 20 साल के प्रयोग की समाप्ति का संकेत है। कई घंटों से काबुल के बाहरी इलाके में डेरा डाले बैठे तालिबान ने इसके कुछ ही समय बाद घोषणा की कि वे शहर के और अंदर प्रवेश करेंगे। अमेरिकी दूतावास से कर्मियों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर दिन भर आसमान में उड़ान भरते रहे थे। कल वहीं परिसर के पास धुआं उठते भी देखा गया, क्योंकि कर्मचारी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को नष्ट कर रहे थे। पश्चिमी देशों के कई अन्य देशों के दूतावास भी अपने लोगों को बाहर निकालने के लिए अब तैयारी करने लगे हैं। नागरिक इस भय को लेकर देश छोड़कर जाना चाहते हैं कि तालिबान उस क्रूर शासन को फिर से लागू कर सकता है जिसमें महिलाओं के अधिकार खत्म हो जाएंगे। और इसी के साथ साथ नागरिक अपने जीवन भर की जो है बचत को भी निकालने के लिए अब आपको बताते चले प्रयासरत हैं। नगद मशीनों के बाहर खड़े हो गए हैं और काबुल में अधिक सुरक्षित माहौल के लिए देश के ग्रामीण क्षेत्रों में अपने घरों को छोड़कर आए हजारों की संख्या में आम लोग पूरे शहर में उद्यानों और खुले स्थानों में शरण लिए हुए दिखे। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी की तुलना वियतनाम से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के लिए जाने के खारिज कर दिया। इस बीच लोग दूतावास परिसर में हेलीकॉप्टर का उतरना देख रहे थे, जो राजनयिकों को काबुल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक नए ठिकाने पर ले जाने के लिए बिल्कुल तैयार है।
इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। 17 अगस्त यानी कि कल से विधानसभा सत्र की कार्य मंत्रणा समिति की बैठक है। विधानसभा सत्र को लेकर लगभग 11:30 बजे बैठक होगी। सर्वदलीय बैठक आज 12:30 बजे के आसपास बुलाई गई है। सीएम और सर्वदलीय नेताओं की बैठक जो है ये बुलाई गई है। राजनीति से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आज 12:30 बजे के आसपास बैठक बुलाई गई है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक विधानसभा की इस वक्त की बड़ी खबर राजनीति से जुड़ी हुई आप तक पहुंचा रहे। कल आपको बताते चले बैठक होगी और सर्वदलीय बैठक जो है उसे आज बुलाया गया है। कल की बैठक 11:30 बजे के आसपास सुबह होगी और आज की बैठक दोपहर में लगभग 12:30 बजे के आसपास होगी। सीएम और सर्वदलीय राजनेताओं की जो है ये बैठक बुलाई गई है। बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है। विधानसभा अध्यक्ष ने आज महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। खबरों की तरफ रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आपको बताते चलिए लगातार जो है वो बैठकें हो रही हैं और देखा यह जा रहा है कि आपको बताते चले अपने मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए अभी से कमर सारी पार्टियां कस चुकी हैं। इसकी शुरुआत आज से केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल नए मंत्री करेंगे और इसी के साथ साथ बीजेपी कोटे से बने ये मंत्री आज से जन आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे। यूपी के मतदाताओं को लुभाने के लिए राज्य में कई मंत्री मिलकर करीब 3665 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे और इन दौरान ये मंत्री करीब 27 जिलों को कवर करते हुए सरकार की उपलब्धियां लोगों के बीच साझा करेंगे। इस यात्रा में बीजेपी के 6 मंत्री और अपना दल की मंत्री अनुप्रिया पटेल भी शामिल होंगी। यात्रा के दौरान 150 से ज्यादा कार्यक्रम किए जाएंगे। इस यात्रा के लिए बीजेपी के महामंत्री तरुण चुग को प्रभार दिया गया है। उनके साथ अरविंद मेनन, पंकजा मुंडे, सत्या सुनील देवधर जैसे राष्ट्रीय सचिव भी यात्रा में सहयोग करेंगे। यात्रा में शामिल होने वाले सभी मंत्री लोगों से मोदी सरकार की उपलब्धियों, खासकर गरीबों के लिए किए गए काम के बारे में जानकारी साझा करेंगे। ये बताएंगे कि मोदी सरकार कैसे देश हित के लिए लगातार एक के बाद एक निर्णायक कदम उठा रही है। मंत्रिमंडल में शामिल नए और पदोन्नत किए गए केंद्रीय मंत्री जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान 212 लोकसभा क्षेत्रों में जाएंगे। इस दौरान 19,567 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करेंगे। यह यात्रा 19 राज्यों में होते हुए करीब 265 जिलों से गुजरेगी। इस यात्रा के दौरान 1663 छोटे बड़े कार्यक्रम किए जाएंगे। हैती में शनिवार को आए 7.2 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में अब तक 1297 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 5700 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार हैती की नागरिक सुरक्षा एजेंसी के निदेशक जेरी चांडलन ने बताया है कि सबसे ज्यादा लोग देश के दक्षिण में हताहत हुए। शनिवार को भूकंप आने से कई शहर पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं और भूस्खलन होने से बचाव अभियान प्रभावित हो रहा है। भूकंप के कारण कोरोना वायरस महामारी से पहले से बुरी तरीके से प्रभावित हैती के लोगों को पीड़ा और बढ़ चुकी है। अमेरिकी भूगर्भीय सर्वेक्षण ने कहा है कि भूकंप का केंद्र राजधानी पोर्ट और प्रिंस से करीब 125 किलोमीटर की दूरी पर था। अगले हफ्ते की शुरुआत में संकट और भी बढ़ सकता है क्योंकि तूफान ग्रेस सोमवार या मंगलवार तक हैती पहुंच सकता है और भूकंप के बाद दिन भर और रात तक झटके महसूस किए जाते रहेंगे। बेघर हो चुके लोग और वो लोग जिनके मकान ढहने के कगार पर हैं, उन्होंने खुले में सड़कों पर रात बिताई। प्रधानमंत्री एरियल हेनरी ने कहा है कि वो ऐसे स्थानों पर मदद भिजवा रहे हैं जहां पर शहर तबाह हो चुके हैं, अस्पताल मरीजों से भर चुके हैं। प्रधानमंत्री ने पूरे देश में 1 महीने की आपात स्थिति की घोषणा भी कर दी है और कहा है कि जब तक क्षति का आकलन नहीं हो जाता तब तक वो अंतर्राष्ट्रीय मदद नहीं मांगेंगे। उन्होंने कहा कि कुछ शहर तो पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं। उन्होंने बताया है कि अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस और इसी के साथ साथ प्रभावित इलाकों के अस्पताल जो हैं वो घायलों का अभी ध्यान रख रहे हैं।
अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा है कि इस समय हैती के लोगों से एकजुट होने की अपील करते हुए कहा कि ज़रूरतें बहुत अधिक हैं। हम घायलों की देखरेख करनी होगी, भोजन, सहायता, अस्थायी शरण और मनोवैज्ञानिक समर्थन हमें देना ही पड़ेगा। तो अफगानिस्तान में जिसकी आशंका थी वही हुआ। तालिबान ने राजधानी काबुल को भी अपने जद में ले लिया है। रविवार को 3 बेहद अहम डेवलपमेंट हुए। आपको बताते चलिए, पहला कि राष्ट्रपति अशरफ गनी और उपराष्ट्रपति अमीरुल्लाह सालेह ने अपने कुछ करीबियों के साथ देश छोड़ दिया। दूसरा, तालिबान ने राष्ट्रपति भवन पर अपना कब्जा जमा लिया। देर रात कुछ वीडियोस भी सामने आए, इनमें तालिबान काबुल की सड़कों पर घूमते नजर आ रहे हैं। तीसरा, तालिबान नेता मुल्ला बरादर का बड़ा बयान सामने आया। उसने कहा है कि सभी लोगों के जान माल की रक्षा की जाएगी, अगले कुछ दिनों में सब नियंत्रित कर लिया जाएगा। हमने सोचा नहीं था कि इतनी आसानी से और इतनी जल्दी हमें जीत मिल जाएगी। अगले कुछ दिनों में सभी चीजें सामान्य हो जाएंगी। तालिबान के नेता राष्ट्रपति भवन में बैठकर चैनलों को इंटरव्यू दे रहे हैं और उनका दावा है कि राष्ट्रपति गनी $50 लाख कैश ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये पैसा राष्ट्रपति महल के हेलीपैड पर ही छूट गया उनसे। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक देर रात करीब काबुल में कुछ धमाकों की आवाजें भी सुनाई दी। हालांकि तालिबान के सूत्रों ने इसकी पुष्टि नहीं की है। काबुल एयरपोर्ट से कमर्शियल उड़ानों पर रोक लगा दी गई है। और इसी के साथ साथ आपको बताते चले, इस सबके बीच देश में अमन बहाली के लिए एक समन्वय परिषद बनाई गई है। पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई इसकी अगुवाई करेंगे। इसमें अफगानिस्तान के मौजूदा CEO अब्दुल्ला और जिहादी नेता गुलाबुद्दीन हिकमतर भी शामिल हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान के सूत्रों का दावा है कि यह संगठन बहुत जल्द राष्ट्रपति भवन से इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान का ऐलान हो सकता है। तो पंजाब कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू ने रविवार को कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान पिछले चुनाव की तुलना में अधिक युवाओं को टिकट दिए जाएंगे। सिद्धू ने पिछली श्रोमणी अकाली दल बीजेपी सरकार में पंजाब में माफियाओं को पालने का आरोप भी लगाया। और इसी के साथ साथ उन्होंने कहा, क्रिकेटर से नेता बने सिद्धू ने किसी का नाम लिए बिना आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए दावा किया कि वो पार्टी में शामिल होने के लिए उनके पीछे पड़े थे। पंजाब प्रदेश कांग्रेस के नवनियुक्त प्रमुख सिद्धू कांग्रेस भवन में राज्य की युवा कांग्रेस इकाई को संबोधित कर रहे थे। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर युवा कांग्रेस ने मार्च भी निकाला। सभा को संबोधित करते हुए नवजोत सिंह सिद्धू ने युवाओं से वादा किया कि वो योग्यता का सम्मान करेंगे। उन्होंने कहा है कि वो चाहते हैं कि जिस तरीके से पंजाब के हालात हैं, युवाओं को भी अवसर मिले। उन्होंने घोषणा की है कि युवाओं को पहले की तुलना में 1.5 गुना अधिक टिकट मिलेगा। नवजोत सिंह सिद्धू ने आम आदमी पार्टी का नाम लिए बिना दावा किया, आप मुझे पार्टी में शामिल करने के लिए मेरे पीछे पड़े थे। आपने मेरे घर आकर कहा था कि सिद्धू साहब, हम आपके लिए आखिर कर क्या सकते हैं, आप बताइए। चलिए, इस बुलेटिन की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा देते हैं। महान दल की जन आक्रोश यात्रा आज से शुरू हो जाएगी। 16 अगस्त को पीलीभीत से इसकी शुरुआत की जाएगी। 17 को बरेली, 18 को बदायूं में ये यात्रा होगी और 19 अगस्त को कासगंज में जन आक्रोश यात्रा जो है वो निकाली जाएगी। तो बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। आर्या न्यूज के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर। सारी राजनीतिक पार्टियां जुट चुकी हैं अपने कमर कस के चुनावी रण क्षेत्र को जीतने के लिए। यूपी सपा अध्यक्ष ने आपको बताते चले दावा किया है कि जन आक्रोश यात्रा निकाली जाएगी। 17 को बरेली, 18 को बदायूं में यह यात्रा होगी। बीजेपी के नीतियों के खिलाफ ये सपा के द्वारा जन आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है और 19 अगस्त को कासगंज में जन आक्रोश यात्रा होगी। इस जन आक्रोश यात्रा की शुरुआत आज से यानी कि 16 तारीख से कर दी गई है और आगे ये यात्रा 17, 18 और इसके साथ साथ 19 तारीख को भी की जाएगी। 19 तारीख को कासगंज में इस यात्रा को बढ़ावा मिलेगा।